तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिन में। तो मैं आप लोग के लिए 30 सेट्स लेकर आने वाला हूं। प्रत्येक सेट में आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन रहेगा और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपको एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस सेट में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो निम्न सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी में आप लोग को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस में आप लोग का रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के रहेंगे। चलिए, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ पहला सेट, जिसमें आप लोग के लिए 100 प्रश्न रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न आएंगे उससे रिलेटेड जो भी बातें रहेंगी मैं आपको साथ में ही बताते चलूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं हम अपना पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई है, क्यों? संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह क्यों दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने के अनेक लाभ थे। दूसरा है, संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सकता था। तीसरा है, बहुवादी समाज विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थे, इसीलिए संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं, संसदीय प्रणाली जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। भारत में जो संसदीय प्रणाली चल रही है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले उदयन जो था वो अपनी राजधानी बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उदयन हर्यक वंश का शासन था। उदयन क्या था? यह हर्यक वंश का यह शासक था और हर्यक वंश इसका स्थापना किया था बिंबिसार हर्यक वंश का स्थापना किया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। चलिए, और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस चीज़ के लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो हम बता देते हैं आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका स्थापना गुप्त वंश का जो शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम जो था वही क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। चलिए, इसके अलावा हम आपको बता दें कि विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय है, उसका स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल किया था। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री जो होते हैं किसी राज्य के वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं? तो वो राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। किसके लिए? राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 355 के तहत राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार जो होता है वह जिम्मेदार होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से क्या हो, कम हो।
मतलब आय जो हो वो खर्च से कम हो, तो ये क्या हो जाएगा, वित्तीय घाटा कहलाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पेसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस इसको क्या करना है, पेसिव में बदलना है। क्वेश्चन है, मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। इसलिए क्योंकि क्या है कि यहाँ पर एस लगा, एस या एस लगा, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि इसका जो चेंजिंग फॉर्म होता है वह होता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। उसके बाद हम लेते हैं एम उसके बाद एम के बाद हम V3 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो देते हैं और फिर बाय लगाते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है उसको लास्ट में लिखते हैं बाय के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। चलिए तो इसमें क्या करना है, हमें एक सफिक्स जोड़ना है जो हमारा वर्ड दिया गया है उसके अंत में। तो क्वेश्चन है, द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। तो इसके अंत में हमें ये 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से किसी एक को ऐड करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों, इसलिए हो जाएगा क्योंकि क्या हुआ है, केयरलेस ये जो वर्ड है इससे पहले क्या हुआ है, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, किसी नाउन फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो केयरलेस में अगर हम एनी डबल एस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा केयरलेसनेस। यह एक नाउन फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, केयरलेसनेस में एनी डबल एस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। तो क्वेश्चन है, वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, मतलब हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा, हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, चूज द अल्टरनेटिव वर्ड विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस। नीचे जो हमें वर्ड या सेंटेंस दिया गया है उसका जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट है उसको हमें चूज करना है। चलिए तो इसका है इरिटेटिंग इनकन्वेंस। इरिटेटिंग इनकन्वेंस का अर्थ होता है परेशान करने वाली जो चीज़ें होती है और सुविधाएँ होती है वो होता है। तो इसका हम देखते हैं कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया इससे कौन सा वर्ड जो है इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट होता है। चलिए तो ट्रांसक्वालिटी इसका अर्थ होता है शांति, और इसका अर्थ होता है शांति। हेसल का अर्थ होता है परेशानी। हेसल का अर्थ होता है परेशानी। हार्मोनी का अर्थ होता है सद्भाव, और रेक्टिट्यूड का अर्थ होता है इंसाफ। तो यहाँ पर क्या होगा कि हेसल जो होगा वह इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार जो है जो भारतीय संविधानों द्वारा हम आम नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है वो क्या हुआ है, आम नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। कब किया गया था, अक्टूबर 2005 में। चलिए और अभी बता दें कि वर्तमान में जो हमारे सूचना आयुक्त हैं उनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में सूचना का अधिकार आयुक्त बनाए गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। भारत में पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का एक गांव है जिसका नाम है भिवंडी तालुका। भिवंडी
तालुका यह महाराष्ट्र का एक गांव है जिसे कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में स्थित है। इसका आंसर देखो ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? बिहार सरकार सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रस्ताव कब किया था या प्रावधान कब किया था? तो वो किया था 2016 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016 ईस्वी में बिहार सरकार महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की बात कही थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान निम्न में से कौन सा है? तो यह है राजेंद्र सम्मान। राजेंद्र सम्मान बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कालिदास सम्मान ये जो है यह क्या होता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। सरस्वती सम्मान यह बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है यह सम्मान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु स्यानप बांक नहीं। यह पंक्ति है, यह हिंदी की पंक्ति है और यह हमें बताना है कि यह निम्न में से किस कवि के द्वारा रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु स्यानप बांक नहीं। यह क्लास 10वीं का प्रश्न है और इसके लेखक है घनान। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, विष के दांत किन की रचना है? यह भी प्रश्न क्लास 10th से है और इसके जो रचनाकार हैं वो है नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के रचनाकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो निम्न में से किसका सही बर्तनी सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुलक्कर का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सरला से फल खाया जाता है। सरला से फल खाया जाता है का कर्तृवाच्य क्या होगा? तो इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा सरला से फल खाया जाता है। तो ये क्या है? कारक से प्रश्न पूछा गया, कर्ता ने कर्म को इस तरह से जो आता है उसमें। तो इसका जो कर्तृवाच्य हो जाएगा वो हो जाता है सरला फल खाती है। सरला फल खाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। एक पूर्णतः प्रत्यास्थ चक्कर में डैश डैश क्या होता है? बताना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो एक पूर्णतः प्रत्यास्थ चक्कर में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों क्या होती है? संरक्षित रहती है। संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों क्या होती है? संरक्षित रहती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक पूर्णतः प्रत्यास्थ चक्कर में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है वह निम्न में से क्या है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
ठोस में चल सकने वाली तरंग है। निम्न में से कौन सी है जो ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं? तो ठोस में अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों तरंगे चलने वाली होती हैं। चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ठोस में चलने वाली तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल आती है? निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? तो इसका आंसर प्रकाश केंद्र, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली जो भी किरण होती है वो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है? तो वह लेंस कहलाता है अवतल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से अगर कम होता है तो वह लेंस अवतल लेंस कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण में बनता है? तो वह होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ होता है अधर में लटकना। क्या होता है? अधर में लटकना। त्रिशंकु होना अर्थात अधर में लटकना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक फैराड मीटर होता है, फैराड प्रति मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैराड प्रति मीटर। कूलम्ब यह विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है। चलिए, अगला प्रश्न देख। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। इसका सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 20 हरी 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। 20 हरी 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4/7। चलिए, इसका आंसर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजक x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, x+4। चलिए, इसका सलूशन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि नंबर 3, 6, 7, x, 11, 15, 19, 20, 25 और 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा x का मान। इसका सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगर z बराबर √3 माइनस √5 तो z का मान क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√2, ऑप्शन डी। सॉल्यूशन इसका आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² - 1 हो तो f इंटू साइन एक्स का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -1 + 2tan² थीटा, ऑप्शन बी। सॉल्यूशन इसका आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बिंदु 4,5 और -2, -1 का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु हो जाएगा 1,2, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन आप लोग इसका स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 154√5 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। इसका सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लोहे की 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इस घन की भुजाएं की लंबाई कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। कपास की पैदावार डैश डैश में अच्छी होती है। तो कपास की पैदावार काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी जो होती है इसको कपास की मिट्टी भी कही जाती है। चलिए काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में मिलती है। और काली मिट्टी जो होती है इसको हम रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी जो होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। और काली मिट्टी यह बेसाल्ट चट्टान जो है इसके टूटने फूटने से बनती है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य डैश डैश में स्थित है। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य यह कर्नाटक में स्थित है। इसका आंसर देगा ऑप्शन सी कर्नाटक। चलिए बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। आगे आपको हम बता दें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। जिम नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में स्थित है। चलिए तो आगे हम देखते हैं। एक और प्रश्न हम आपको बता दें कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर 11 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और यह जो प्रदेश है मध्य प्रदेश इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा समुद्र की गहराई डैश डैश द्वारा मालूम की जाती है। समुद्र की गहराई डैश द्वारा मालूम की जा सकती है। तो समुद्र की गहराई जो होती है वो सोनार के द्वारा मालूम किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए तो इससे रिलेटेड आपको हम कुछ प्रश्न बताते हैं। जैसे कि रडार से हम क्या करते हैं वायुयान जो होती है उसकी भौगोलिक स्थिति का पता लगाते हैं। रडार से क्या करते हैं वायुयान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाते हैं। इसके अलावा फैदोमीटर जो होती है फैदोमीटर उससे हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम क्या करते हैं भूकंप का अध्ययन करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो यह दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का एक दाभोल है क्षेत्र जहाँ पर क्या है ये विद्युत परियोजना स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यह जो विद्युत परियोजना है मैं बता दूं कि यह एक विवादित परियोजना रही है। इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि एक है नवेली लिग्नाइट कोल लिमिटेड। नवेली
लिग्नाइट कोल लिमिटेड, यह तमिलनाडु में स्थित है। और ये जो नवेली है इसमें यह विद्युत केंद्र भी है। चलिए, इसके अलावा मैं बता दूं कि राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में यह एक विद्युत परियोजना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पशु और पौधों इसकी जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, तो आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण से। पराबैंगनी विकिरण से ओजोन परत क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो आगे क्या हुआ है कि ओजोन परत जो भी है इसको नष्ट करने वाली जो गैस है वो CFC गैस है, जो क्या होता है कि एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलता है और ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड जो होता है वह किससे बना होता है? तो यह होता है ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुष्क सेल का जो एनोड होता है वह किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में तथा विभिन्न धातुओं पर लेप रूप में करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम है, इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए, तो इससे संबंधित हम आपको कुछ और प्रश्न बता देते हैं, जैसे कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। डायनामो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। डायनामो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने। डीजल इंजन जो हम लोग अभी प्रयोग करते हैं उसका आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल। डीजल का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल। कार्बन पेपर का आविष्कार राल्फ वेजवुड नामक एक वैज्ञानिक है जो क्या किए थे? कार्बन पेपर का इस्तेमाल किए थे। आगे है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ये क्या किए थे? ग्रामोफोन का आविष्कार किए थे। आगे प्रश्न है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार किया था टॉर्सेली ने। टॉर्सेली क्या किए थे? बैरोमीटर का आविष्कार किए। चलिए, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यह होता है 120/80 mm ऑफ Hg। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को हम एस्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? एस्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। चलिए, तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न बताते हैं। मानव शरीर का लगभग 7% भाग रक्त होता है। मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग रक्त होता है? 7%। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा आधा लीटर जो खून होता है वो अधिक होता है। चलिए, एक वयस्क मनुष्य में बता दें हम आपको, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त 2 भाग में बटे होते हैं। रक्त कितने प्रकार के भाग बटे रहते हैं? 2। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपास्थियों एवं हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन होता है? तो वह होता है कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। यह क्या करता है? उपास्थि और हड्डी के निर्माण में आवश्यक तत्वों की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है किस चीज़ का? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है किस चीज़ का? तो यह है मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक निलंबन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। चलिए, और बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका निर्माण हम किससे करते हैं? जिप्सम से करते हैं। और इसके अलावा बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में जो पट्टी के रूप में बांधते हैं, इसके अलावा छतों एवं दीवारों को चिकना करने में करते हैं। किसका प्रयोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो यह है लोहा, क्रोमियम और कार्बन धातु का। लोहा, क्रोमियम और कार्बन धातु का मिश्र धातु है। लोहा, क्रोमियम और कार्बन, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेनलेस स्टील यह लोहा, क्रोमियम और कार्बन धातु का मिश्र धातु है। चलिए, एक बात हम आपको बता दें कि जो भी स्टेनलेस स्टील होते हैं, इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच में जो नीला रंग रहता है वो निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो वो होता है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है वो कांच को क्या करता है? नीला रंग प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको हम बता दें कि फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग भूरा होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग नीला होता है और फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग भूरा होता है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख देते हैं। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। चलिए, आरबीसी का क्या काम होता है? आरबीसी का क्या करता है? यह शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आरबीसी के द्वारा क्या होती है? शरीर में O2 प्राप्त होती है। और डब्ल्यूबीसी द्वारा शरीर को प्रतिरोधक शक्ति प्रदान किया जाता है, जिससे क्या होता है? हम बीमारी से बचे हुए रहते हैं। यह क्या करते हैं? शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण क्या होता है? गाय के जो दूध होता है उसका रंग पीला होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही खट्टा होने का कारण क्या रहता है? लैक्टिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? लैक्टोज में बदल जाता है, जिस वजह से क्या होता है? दूध जो दही होता है वो खट्टा हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 6। एक होता है मेलियस, इंकस और स्टेपिस। यह 3 प्रकार की पाई जाती हड्डियाँ, और ये तीनों क्या होती है? 2-2 होती हैं। 2-2। एक होता है मेलियस, उसके बाद इंकस और स्टेपिस। ये होती है तीनों 2-2 होती है, और तीनों मिलाकर के 6 हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो
तो यह पानी और खनिज लवण, पानी और खनिज लवण का जाइलम तक जो होता है वो पानी और खनिज लवण का संबंध करता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है? तो वह होता है सल्कपत्र। सल्कपत्र में क्या होता है? खाद जमा होता है। इसका आंसर जो ऑप्शन सी। चलिए तो बता दें हम आपको कि प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, रुधिर लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। और लाल रुधिर कोशिकाएं, इसमें क्या होती है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, निम्नलिखित में से कौन से उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अभाव, वस्तु की सीमित आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं की अज्ञानता। इसी वजह से क्या होता है? उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लाया गया था, जिस वजह से क्या हो, उपभोक्ता जितने भी हैं उनका शोषण नहीं किया जाए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। ये क्या किए थे? रॉलेट एक्ट के विरोध में जो अंग्रेज थे उनको लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो अब हम आपको रॉलेट एक्ट के से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। जैसे कि रॉलेट एक्ट यह 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? यह 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं। इसे हम काला कानून भी कहते हैं। चलिए इसके अलावे रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी सत्याग्रह सभा की स्थापना किए थे। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना भी की गई थी। इसके अलावा 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए इसके अलावा हम आपको बता दें कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के सबसे बड़े किसान नेता जो रहे हैं, भारत के सबसे बड़े किसान नेता रहे हैं, वो दयानंद सरस्वती जी हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम की एकता के अवसर के रूप में देखा, जो क्या हो, 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत ना हो? तो वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या किए थे? इसको देखे थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच में चलाया गया था। यह जो आंदोलन था खिलाफत, यह क्या हुआ था? 1919 से 22 तक क्या हुआ था? चलाया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे मोहम्मद अली तथा मौलाना शौकत अली। मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ये क्या थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, और इन्हें हम अली बंधु के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा किया। उस समय उस समिति के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद जो है वो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेता हैं।
इसके अलावा वे अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहे। भारत छोड़ो आंदोलन, इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी क्या किए थे, करो या मरो का नारा दिए थे, करो या मरो का नारा दिए थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया है? निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया है? तो वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या किए हैं, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। चलिए तो कुतुब मीनार से रिलेटेड हम आपको कुछ प्रश्न बताते हैं। जैसे कि कुतुब मीनार का जो नींव था वो गुलाम वंश का शासक, कुतुब मीनार का जो नींव था वो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। कुतुब मीनार का नींव कौन रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। चलिए, और ये क्या था कि इसे पूरा करने से पहले ही इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार का ऊपरी मंजिल जो है उसके निर्माण का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है, और सिकंदर लोदी को इसका सौंदर्यीकरण, सिकंदर लोदी का इसका सौंदर्यीकरण का श्रेय जाता है। कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसके निर्माण का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है जिसका नाम है अलाई दरवाज़ा, उसके निर्माण का श्रेय किसे जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा उस्मान हुरानी। ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य कौन थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इससे रिलेटेड आपको हम कुछ प्रश्न बताते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है इनका दरगाह कहाँ पर स्थित है? इनका दरगाह अजमेर में स्थित है। चलिए, और आगे हम आपको बता दें कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है यह संभवतः 1190 के दशक में मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, एल्बम डिवाइन टाइड्रस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रिकी केज को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड हम आपको प्रश्न बता दें कि यह जो ग्रैमी अवार्ड शो हुआ था यह 65वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह था। यह एक प्रकार का संगीत समारोह है जो वर्तमान में 5 फरवरी 2023, यह कब हुआ था, 5 फरवरी 2023 को हुआ था। इसे लॉस एंजलिस में एक जगह है crypto.com एरिना, ये लॉस एंजलिस में एक जगह है, वहीं पर ये क्या हुआ था, आयोजित किया गया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति स्वीडन से मानी जाती है। स्वीडन 1809 से मानी जाती है। इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए तो आपको हम बता दें कि स्वीडन का ओम्बुड्समैन संसद द्वारा यह क्या होता है, 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। स्वीडन का जो ओम्बुड्समैन है यह क्या होता है, संसद के द्वारा 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। और भारत में ओम्बुड्समैन को केंद्र स्तर पर, भारत में जो ओम्बुड्समैन है इसको केंद्र स्तर पर हम लोकपाल एवं राज्य स्तर पर क्या कहते हैं, लोकायुक्त। इसको केंद्र स्तर पर लोकपाल कहते हैं और राज्य स्तर पर क्या कहते हैं, लोकायुक्त। चलिए, और यह जो नाम है भारत में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी द्वारा दिया गया था। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो बाल्कन प्लान जो है वह भारत विभाजन योजना से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यह बाल्कन प्लान यह 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। और यह जो योजना है बाल्कन प्लान, यह माउंटबेटन ने सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनके सामने प्रस्तुत किया था, जिसे नेहरू जी तुरंत अस्वीकार कर दिए थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा निशा दैया। क्या किया,
महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें क्या की थी, रजत पदक जीती थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? तो यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की यह टैगलाइन। इसका आंसर है ऑप्शन डी। और ये जो बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना अगस्त 2018 ईस्वी में किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड आपको हम कुछ प्रश्न बता देते हैं, जैसे कि विश्व में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस की संख्या, विश्व में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस की संख्या कहाँ है? भारत में। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे बदल करके बाद में क्या कर जाएगा? एसबीआई। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? किस वर्ष मुंबई में भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी 1854 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए इससे रिलेटेड आपको हम कुछ प्रश्न बताते हैं। 1854 ईस्वी में कवासी डावर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल का स्थापना किया था। चलिए इसके अलावा हम आपको बता दें कि भारत को कपास का क्या हुआ है? जन्मभूमि कहा गया है। भारत को कपास का जन्मभूमि कहा गया है। और कपास का जो प्रमाण है, कपास की खेती का प्रमाण, वह सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में मिला है। कपास को यूनानी लोग सिंडोन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडोन। कपास को यूनानी लोग सिंडोन कहते थे। चलिए आगे हैं, ब्रिटिश भारत में सबसे अधिक क्षति सूती वस्त्र को पहुंचाया गया था। ब्रिटिश भारत जो था उस समय सबसे अधिक क्षति पहुंचाया गया था किसको? सूती वस्त्र। चलिए तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? चीन तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? तो वो क्या था? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में चीन तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है, आयरलैंड की संविधान किस देश से ग्रहण किया था? तो वह किया था स्पेन से। इसका आंसर है ऑप्शन सी। और आगे आपको बता दें इससे रिलेटेड, भारतीय संविधान ने यह विचार वर्ष 1937 ईस्वी में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। इससे रिलेटेड आपको हम कुछ और प्रश्न बताते हैं, जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? चलिए आगे आपको हम बता दें कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। चलिए तो आगे अब हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुनरो ने। किसने? मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा। चलिए तो आपको इससे हम कुछ रिलेटेड प्रश्न बता दें, जैसे कि जेनिंग्स एक व्यक्ति हैं जिनके अनुसार प्रधानमंत्री जो होते हैं वो किसके? सूर्य के समान होते हैं। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य के समान होते हैं, जिसके चारों ओर ग्रह क्या होते हैं? परिभ्रमण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? तो यह है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। भारत माता किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस लीन। तल्लीन होता है इसका संधि विच्छेद। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किसी का हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? किसी का हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपहास। किसी का क्या करते हैं हम? उपहास करते हैं। हंसी उड़ाते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? उसका उपहास करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं? दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो इसमें आपको बताना है कि विभक्ति, संज्ञा, सर्वनाम या लिंग, इसमें चारों में से किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा। इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा। इसका वाक्य शुद्ध वाक्य होना चाहिए, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.5% आबादी जो है वो भारत में निवास करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इससे रिलेटेड आपको हम कुछ प्रश्न बता दें, जैसे कि विश्व का कुल भूमि जो है उसका 2.42% भूमि किसके पास है? भारत के। अगला प्रश्न है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए तो मेजनी से संबंधित कुछ बातों को हम बताते हैं, जैसे कि मेजनी का जन्म 12 जून 1805 को हुआ था। कब? 22 जून 1805 ईस्वी को हुआ था, और इसकी मृत्यु हुई थी 10 मार्च 1872 ईस्वी। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। चलिए इसके अलावा मेजनी 1831 ईस्वी में, कब? 1831 ईस्वी में इसने यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली का स्थापना किया था मेजनी 1831 ईस्वी में। उसके बाद 1834 ईस्वी में यह यंग यूरोप का स्थापना किया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है हमारा, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। गेरिबाल्डी का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1807 जुलाई 1807 ईस्वी को हुआ था। चलिए, और इसकी मृत्यु हुई थी 2 जून 1882 ईस्वी। गेरिबाल्डी इटली का एक राजनीतिक और सैनिक नेता था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो वो है नीरज चोपड़ा भारत के पहले ऐसे एथलीट हैं जो कि ये क्या किए हैं, डायमंड लीग ट्रॉफी जो है उसको जीते हैं। चलिए बता दें आपको हम कि भारत के जो स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, वो 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ डायमंड लीग ट्रॉफी 2022 का जो था वो अपने नाम किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, 16वां IPL संस्करण का खिताब किसने जीता है? 16वां IPL संस्करण का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग जो है वो क्या किया है, 5वीं बार IPL का ट्रॉफी जो है जीता है। चलिए, और यह फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो वो थे श्रीमन नारायण अग्रवाल गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना का विचार क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। चलिए इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न बताते हैं, जैसे कि वर्ष 1945 ईस्वी में एम एन रॉय ने जन योजना को प्रस्तुत किया था। इसके अलावा वर्ष 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, समष्टि अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो इसमें एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जान लेते हैं। एक होता है समष्टि व्यवस्था, एक होता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एक उपभोक्ता, एक बाजार और एक उत्पादक आदि का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि व्यवस्था में इसका अध्ययन नहीं किया जाता है, किसका, एक उपभोक्ता। चलिए इसके अलावा हम बता दें, व्यष्टि अर्थव्यवस्था जो होता है उसको हम सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। चलिए समष्टि अर्थव्यवस्था को हम वृहद अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो यह हुई थी
चलिए, तो यह हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत क्या हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। चलिए इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न बताते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1944 ईस्वी में यूएनए द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था कानून मंत्री पहले। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा सरकार में बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय बनाया गया था। चलिए, इसके अलावा सी राजगोपालाचारी, इनको शिक्षा मंत्री का भार सौंपा गया था। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? मतलब यह जो निर्धारण है यह कब तक स्थित रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 तक इसकी सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न बताते हैं। जैसे कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम होता है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? निम्न में से कौन है जो रक्त स्कंदन के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है? तो रक्त स्कंदन के लिए कैल्शियम Ca++ ये क्या होता है, अनिवार्य होता है। चलिए, तो इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न बताते हैं। जैसे कि विटामिन के एवं फाइब्रिनोजोन के कारण रक्त का थक्का जमता है। किसके कारण? विटामिन के एवं फाइब्रिनोजोन के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। हिपेरिन क्या होता है, शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड होता है वो नहीं जमता है, वो किसकी वजह से? हिपेरिन की वजह से। चलिए, आगे जानते हैं। विटामिन के को प्राप्त करने का स्रोत टमाटर, सोयाबीन व हरी सब्जियां होती है। विटामिन ई को टोकोफेरल कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरल। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा, नरेगा को मनरेगा कब कर दिया गया था? नरेगा को मनरेगा कब कर दिया गया था? 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा को बदल करके मनरेगा कर दिया गया था। चलिए, इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न बताते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के रूप में सितंबर 2003 में यह क्या हुआ था, पारित हुआ था। कब हुआ था? 2003 ईस्वी में यह पारित हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। निम्न में से कौन है जो जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है? तो वह है जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य को जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। और लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। जीव द्रव्य में, ये जो जीव द्रव्य है इसमें 70 से 80% जल पाया जाता है। कितना? 70 से 80%। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। चलिए, केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग में होती है। ठीक है, इसके बाद किसमें होती है? नीले रंग में होती है। उसके बाद पीले रंग में होती है और सबसे कम होती है हरे रंग में। उसके बाद क्या होती है? हरे रंग में। Select the option that can be used as one word substitute.
ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब जो नीचे ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है उसका हमें क्या करना है, वन वर्ड बताना है। और वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड है वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, मतलब जमीन पर रेंगने वाले कोशिकीय जंतु निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का अर्थ होता है जमीन पर रेंगने वाले जीव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, दया इज सफरिंग डैश डैश फीवर। तो सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम। दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे जो वर्ड दिया गया है डिले, इसका क्या करना है, हमें एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का अर्थ होता है बिलोंग, तो डिले का अर्थ होता है देर करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एडवांस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम्स का अर्थ होता है पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द। ट्रांजिएंट का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेम्पोररी। टेम्पोररी का अर्थ भी क्या होता है, अल्पकालीन या थोड़ी देर के लिए, क्षणिक। और ट्रांजिएंट इसका भी अर्थ क्या होता है, अल्पकालीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम का अर्थ होता है मुहावरा। बॉटम लाइन इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, बॉटम लाइन का अर्थ होता है, इसका अर्थ हो जाएगा अति महत्वपूर्ण तथ्य। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।